अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी डेली आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, हम सब लोग सामान तैयार कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये बन जाता है कि इनको सेल कैसे किया जाए, सेल आउट कैसे किया जाए, प्रोडक्ट्स निकाली कैसे जाए, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। तो इसके बारे में मैंने आपसे कल नेशनल बायर सर्च करने के बारे में एक वीडियो शेयर की थी। अब दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि दूसरा पार्ट भी जल्दी शेयर किया जाए। तो अब दोस्तों की रिक्वेस्ट पर मैंने सोचा कि इसके साथ ही अब दूसरा पार्ट भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर लें, आप कितनी भी प्रोडक्ट्स बना लें, जब तक वो सेल नहीं होंगी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, और आपको प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सके। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए उसकी प्रोडक्ट का सेल होना और प्रॉफिट का रेवेन्यू का जनरेट होना ही बेसिक चीज़ होती है। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो कल मैंने आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर ऑनलाइन इंटरनेशनल बायर सर्च करने के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। अब हम बात करेंगे कि और कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम इंटरनेशनल बायर्स को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इंटरनेशनल बायर सर्च कर सकते हैं, इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से चंद मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। कुछ पहले कर दिए, कुछ और आप दोस्तों के साथ करूंगा जिनको बड़े बिजनेसमैन जो हैं या जो सक्सेसफुल एक्सपोर्टर होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो होती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज। किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो जो मुल्क होता है वो गवर्नमेंट लेवल पर दूसरे मुल्क से चीज़ें खरीदता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा जहाँ से ख़रीदना होता है वो गवर्नमेंट तो कुछ चीज़ें तैयार नहीं करती, वो अपने प्राइवेट सेक्टर से लेती है। तो ऐसे बायर्स जो अपनी गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के चैम्बर के कांटेक्ट में रहते हैं, वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एजेंसीज होती हैं। या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप जिस कंट्री में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने चाहते हैं या आपकी जो टारगेट मार्केट है उनकी जो एम्बेसीज आपके रेस्पेक्टिव कंट्री में है, यानी कि जैसे पाकिस्तान में उनके एम्बेसीज हैं, आप उनसे कांटेक्ट में रहें। वो एम्बेसीज में स्पेशल एक ट्रेड अटैची या उसको आप कमर्शियल अटैची बोल रहे हैं होता है, जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को डील करता है। उनकी मुख्तलिफ एग्जीबिशन भी कराता है, मुख्तलिफ किस्म के वो फेयर कराता है, फंक्शंस कराता है। अगर आपके वहाँ तक रसाई हो जाए, वहाँ तक आपका गपशप हो जाए, तो आपको उनके कंट्री से जो भी कोई कंट्रैक्ट आने के चांस हों, आपको उनमें से हिस्सा मिल सकता है। तो पहली बात तो यह है, लेकिन मैं आप दोस्तों को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने कंट्री की सलामती दाव पर मत लगाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुल्क हर चीज़ से ऊपर होता है। तो पहली बात तो यह है कि आप गवर्नमेंट एजेंसी से बात करें। दूसरी बात होती है फॉरेन एजेंट। इन्हीं एम्बेसीज ने या दूसरी चीज़ों ने अपने एजेंट रखे होते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं। वो किसी एक कंट्री से सामान उठा के दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं। आप इंटरनेशनल जो एजेंट हैं उनसे रब्ता करें। वो किसी भी कंट्री की एम्बेसी ने किसी दूसरे मुल्क में लॉबी करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के एजेंट रखे होते हैं। अगर आपका उनसे कंटेक्ट हो जाए, उन तक आपकी रसाई हो जाए, तो फिर भी आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। आप इंटरनेशनल बायर सर्च कर सकते हैं। इससे एक बात मानने की हो सकता है आपको प्रॉफिट कम हो, क्योंकि वो मिडिल मैन के तौर पर जो काम करेगा वो भी लेगा, लेकिन ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इससे ये होता है कि आपकी कस्टमर सर्चिंग का बहुत सारा टाइम जो होता है वो बच जाता है और आप अपनी पूरी तवज्जो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर दे सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग पर करें, आपका सामान जा रहा है, आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बेशक थोड़ा है, लेकिन आपका ज़्यादा सामान निकल रहा है। इस तरीक़ा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा और आप आराम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग में तवज्जो दे सकेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल होलसेलर होते हैं,
उनसे भी आप कांटेक्ट करें तो उनसे भी आपको खातरखा किस्म का प्रॉफिट हो सकता है, खातरखा किस्म का फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आप चौथे नंबर पर मुख्तलिफ किस्म के कमीशन एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं उनके, या इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं उनके कमीशन एजेंट होते हैं। आप उनको बोलें कि भाई ये मेरी चीज़ सेल करवा दो, इतना कमीशन दे दूंगा, आप मुझे अगर इस तरह का बायर लेके दोगे तो इस तरह का कमीशन, इतना कमीशन दूंगा। ये मुख्तलिफ कंट्रीज में है, हमारे मुल्क में भी हैं, दूसरे मुल्कों में भी ऐसा होता है। अगर आप जाने का इत्तेफाक हो किसी चैम्बर में या कॉरपोरेट कल्चर में जाए तो आपको पता चलेगा कि ये जो कमीशन एजेंट होते हैं ये अच्छा खासा इन कामों से कमाते हैं, और जिनके साथ कंटेक्ट होते हैं उसे भी अच्छा खासा फ़ायदा देते हैं कमीशन एजेंट। और इसके बाद आप अपना एक सेल पर्सन रख सकते हैं, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं किसी भी कंट्री में। अगर आपका थोड़ा बिजनेस बड़ा है तो आप कोशिश करें कि जो आपका टारगेट मार्केट है उस कंट्री में एक अपना सेल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव रख लें, अपना एक एजेंट रख लें जो आपके बिहाफ पे वहाँ पर सारी बात करे। उस कंट्री का अगर रख लें जो उस कंट्री में रहता हो, उस कंट्री की ज़बान बोलता हो, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, जिस कंट्री में अपना सामान बेचना चाह रहे हैं, वहाँ की ज़बान आपको पता हो, वहाँ का कल्चर आपको पता हो, वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन जो वहाँ का आदमी होगा, क्योंकि उसको आपकी लैंग्वेज आती होगी, आप आराम से उसके साथ हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ का नॉर्मल बंदा होगा, लाजमी नहीं है, जो नॉर्मल इम्पोर्टर होगा, लाजमी नहीं है कि उसको सारी ज़बानें आती हों या आपके पूरे कल्चर को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को समझता हो। तो अगर आपका वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपका अपना एजेंट होगा, तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा। तो अगर आपका बिजनेस इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी कंट्री में रख सकें, या किसी कंट्री में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उस मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं, वहाँ से प्रॉस्पेक्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप अपना वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रख दें। एक कंट्री में एक भी रखेंगे तो अगर वो आपको फ़ायदा दे रहा है तो उसको बढ़ाते जाएं। ये कुछ सिंपल से स्टेप हैं जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। आप इन पर अमल करके तो अपने बिजनेस को खातरखा बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रहे, मिलता उसी को है जो मेहनत करता है, और कमाता वही है जो कुछ डिलीवर करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो कहीं सेल नहीं होगी। कोई एक बार लेगा तो दूसरी बार आपको पूछेगा तक नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपकी कीमत अच्छी होगी, आप उनको अच्छी ऑफर देंगे, तो वो बंदा जिसको आप सामान सेल करेंगे वो एक बार यूज़ करेगा तो दूसरी बार आपसे कांटेक्ट लाजम करेगा। क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें। प्राइस पर अगर थोड़ा बहुत मार्जिन देना पड़ता है तो दें, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। लेकिन क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, क्वालिटी अच्छी दें। दूसरा बंदा, आप दोस्तों को, हमेशा आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेगा, हमेशा आपको तवज्जो देगा। आपके एजेंट जो होते हैं, ये जो आपके कस्टमर बन जाएं, आपने को मैंने पहले बताया था, ईमेल्स करें, आप उनके साथ कांटेक्ट करें। लेकिन जो भी बंदा आपका एक बार कस्टमर बन जाए, कोशिश करें कि फिर वो दूसरी बार आपसे डिस्कनेक्ट ना हो। कोशिश करें कि वो आप लोगों के साथ जुड़ा रहे। आपकी कोई भी नई प्रोडक्ट आए, आपका कोई भी ऑफर लॉन्च करें, आप कोई भी किसी कंट्री को हमें कोई फेयर करें, आप किसी किस्म की एग्जीबिशन में हिस्सा लें, कहीं पे स्टॉल लगाएं, या कुछ भी नई प्रमोशन हो, आप उनको एक मेल कर दें ताकि उनको पता रहे कि मैंने इस बंदे से ये चीज़ खरीदी थी। हमारे यहाँ लोग होता है, हम कोई कर रहे होते हैं, दूसरी किसी एक कंट्री का आपका है कस्टमर और आप दूसरे कंट्री में कोई एग्जीबिशन में जा रहे हैं, ये दूसरे, तो हम लोग ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझते कि उन लोगों को बता दें। लेकिन याद रखें कि जब आप अपने कस्टमर को याद रखते हैं, एक ईमेल करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, या आपका बहुत ज़्यादा नेट यूज़ नहीं होता, लाइट यूज़ नहीं होती, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होता। अगर जो बंदा आपने ईमेल करने के लिए रखा हुआ है, वो आराम से एक छोटा सा ईमेल आपके कस्टमर को, जो पुराना कस्टमर है, एक्स कस्टमर है, उसको कर सकते हैं। आप उसको जब मेल करते हैं, उसको रिमाइंडर देते हैं कि हाँ, हमने आपको ये चीज़ प्रोवाइड की थी और हम अब भी अवेलेबल हैं, तो उसको पता रहेगा यार ये बिज़नेस अभी तक जमा हुआ है, अभी तक ये बिज़नेस चल रहा है, तो इससे मंगवाया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा सेल की कोई चीज़, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या कोई भी आपको, पहली बात तो यह है कि वैसे ही शर्मिंदगी होगी कि आपने किसी को क्वालिटी अच्छी नहीं दी। दूसरी बात यह कि जब आप किसी से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो वो जो कस्टमर होगा, जो आपका इंपोर्टर दूसरी कंट्री में होगा, वो यही सोचेगा कि यार पता नहीं वो बिज़नेस चल रहा है या बंद हो गया। मैंने एक बार
मंगवाई तो थी उनसे चीज़, लेकिन अब क्या पता वो बिजनेस किस हाल में है, उनको आपके बारे में पता ही नहीं चलेगा। और आपका जो कैटलॉग हो, आपका जो वेबसाइट हो, उसको वक्तन वक्तन फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहें, ताकि लोगों को पता चले कि आप अपने कैटलॉग पर तवज्जो दे रहे हैं, लोगों को पता चले कि आप अपनी वेबसाइट पर तवज्जो दे रहे हैं। जब आप अपने इस तरह के सारे टूल्स तैयार रखते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आपके पास अगर सारे टूल रेडी हैं, आपने पूरी तैयारी की है, तो आपको वो काम मिल जाने की पूरी तवक्को होती है। इसी तरह आप अगर पुराने कस्टमर को भी अपने साथ अटैच रखेंगे, तो वो नए कस्टमर भी लेके आएगा। याद रखें कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 नए कस्टमर को लेके आता है, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर आपके 50 प्रॉस्पेक्ट जो अच्छे कस्टमर बन सकते हैं उनको भगा देता है। तो इसलिए मेरे भाई, अपने फीडबैक पर और अपने कस्टमर को तवज्जो देने पर हमेशा ज़हन लड़ाएं, हमेशा कोशिश करें कि उनको तवज्जो दें, हमेशा कोशिश करें कि उनको अहमियत दें। जब आप अपने कस्टमर को अहमियत देते हैं तो कस्टमर आपको अहमियत देता है। बहरहाल एट दी एंड मिलता वही है जो नसीब का हो, लेकिन नसीब में और मेहनत में फ़र्क होता है। आप मेहनत करके जो फितरत में लिख दिया गया है वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन मेहनत करके आप अपने नसीब को बना सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।